मुझे तलाक चाहिए अभी और इसी वक्त, सुना आपने? उसकी आवाज में इतनी कड़वाहट और सख्ती थी कि कमरे की दीवारें भी मानो थर्रा गई। सोचिए, जिस लड़की ने अभी अभी आपकी दुल्हन बनकर इस कमरे में कदम रखा और जिसकी मुंह दिखाई की रस्म तक ठीक से पूरी नहीं हुई हो, वह लड़की अपने पति से तलाक की मांग कर रही थी। संजय के चेहरे पर हैरानी और गुस्से की लकीरें एक साथ उभर आई। वह एकदम उसके करीब आ गया और आवाज को नीचे दबाकर बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम आज की रात मुझसे तलाक मांगोगी और मैं चुपचाप तुम्हें तलाक दे दूंगा? समझ क्या रखा है तुमने मुझे? उसकी आंखें लाल हो उठी और उसने पूजा की बाजू को थामकर उसे झंझोड़ दिया। झटके की वजह से पूजा का दिल मानो पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेचैन हो उठा। मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे तलाक चाहिए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें दृढ़ता भी साफ झलक रही थी। संजय भाई, उसके होठों से अचानक ये शब्द फिसल पड़ा। वह बदयानी में उसे भाई कह गई थी, और जो कि उसके बचपन की आदत थी। लेकिन अगले ही पल उसका ये मासूम संबोधन संजय को आग की तरह भड़क गया। वह झुका और उसके होठों पर बेरहमी से अपने होठ रख दिए। ये अचानक किया गया वार था, जैसे किसी ने ना समझ गलती की कीमत वसूली हो। पूजा बुरी तरह मचल उठी। उसके हाथ संजय की पकड़ छुड़ाने के लिए इधर उधर झटपटाने लगे। उसकी सांसें फटने लगी और गला हिचकियों से भर गया। वह संजय उसकी छटपटाहट को अनसुना करके उसे भाई का मतलब अपने अंदाज में समझा चुका था। थोड़ी ही देर बाद उसने हल्का सा दांत काटकर उसके होठों को छोड़ दिया और पीछे हटते हुए आंखों में कठोरता भरकर बोला, आगे से अपनी जुबान को संजय तक ही सीमित रखोगी तो अच्छा होगा। अपनी इस पुरानी आदत को भूल जाओ, वरना 9 महीने बाद जब तुम्हारी कोख में मेरा बच्चा जन्म लेगा, तब तुम्हें अच्छी तरह समझाऊंगा कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। इतना कहकर संजय ने गुस्से और घुटन में अपनी शेरवानी एक तरफ उछाल दी। उसके हाथ बेकाबू से होकर शर्ट के बटन खोलने लगे, मानो कपड़े उसकी छाती पर बोझ बन गए हों। उसकी सांसें तेज थी और चेहरा तपती आग की तरह लाल हो रहा था। पूजा ने अपने होठों को हथेली से रगड़ते हुए उसकी तरफ घूरा और तंज भरे लहजे में बोली, 9 महीने? यहाँ तो 9 दिन रहना भी मुश्किल है और आप 9 महीने की बात कर रहे हैं। उसकी आंखों में चुनौती थी, लेकिन उसी पल संजय की नजरों में आग और भड़क गई। उसने देखा कि पूजा उसके स्पर्श को मिटाने की कोशिश कर रही थी। उसकी ये कोशिश जैसे संजय के अहंकार पर वार कर रही हो। अगले ही पल वह झपट कर फिर उसके पास पहुंचा और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके होठों को दोबारा कैद कर लिया। इस बार उसका चुंबन और भी गहरा और क्रूर था। उसने उसकी सिसकियों का गला घोट दिया, मानो कह रहा हो, तुम्हारे इनकार की कोई कीमत नहीं। पूजा का दम घुटने लगा। उसकी रुकती सांस को महसूस करके संजय आखिरकार जरा सा पीछे हटा, लेकिन आंखों में वही शक्ति थी। आगे से मेरा दिया हुआ स्पर्श मिटाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे जिस्म पर अपने प्यार की ऐसी निशानियां छोड़ूंगा कि तुम उन्हें चाहकर भी समेट नहीं पाओगी। उसकी पकड़ झटके से उसकी कलाई से हट गई। वह दूर हटकर सख्त निगाहों से उसे घूरता रहा। बहुत बुरे हैं आप, पूजा ने होठों पर जलन को महसूस करते हुए शिकवा भरे अंदाज में कहा। उसकी आंखें भीग चुकी थी। संजय ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झटकते हुए बाथरूम का रुख कर गया। पूजा ने उसे जाते देखा तो गुस्से और बेबसी में लहंगा संभाला और बिस्तर पर ढह गई। उसके भीतर एक तूफान मचल रहा था। उसे अभी ये यकीन नहीं हो रहा था कि वही संजय है जो अब तक हमेशा शांति और सलीके से बात करता था, जिसने कभी ऊंची आवाज तक नहीं की थी। वही आज उसके होठों पर बेदर्दी से अपनी हक जताकर चला गया। वो सोच रही थी, ये संजय वह नहीं जिसे वह जानती थी। यह तो बिल्कुल अलग, बेरहम और हठी इंसान है। लेकिन पूजा भी ठान चुकी थी कि अब उसे अपना रास्ता खुद बनाना है। वह झट से उठी और तेज कदमों से ड्रेसिंग रूम में जाकर खुद को भीतर अंदर कर लिया। इधर संजय बाहर आया तो कमरे में पूजा को ना पाकर उसकी नजर ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे पर पड़ी। उसने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर गुस्से और थकान की लकीरें थी। आखिरकार वह दराज से सिगरेट का पैकेट निकाल लाया, लाइटर से सिगरेट जलाई और बालकोनी में चला गया। बालकोनी की ठंडी हवा उसके माथे से पसीने की बूंदें सुखाने लगी, लेकिन उसके भीतर का तूफान शांत नहीं हो रहा था। आज सब कुछ इतना अचानक कैसे हो गया? ये सब क्या वाकई हकीकत है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? उसके मन में सवालों का झंझावात उमड़ने लगा। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस घर में वह हमेशा गैरों की तरह रहा, उसी घर की बेटी उसकी पत्नी बन जाएगी। पूजा को उसने कभी गलत नजर से नहीं देखा था, क्योंकि पूजा की मंगनी तो बचपन से हार्दिक के साथ तय थी। आशा आंटी को याद करते संजय की आंखें गीली हो गई। उन्हें याद आया कैसे उनकी सहेली
सुषमा को ब्लड कैंसर हुआ था और जब ये खबर आशा को मिली थी तो वो टूटकर रो पड़ी। सुषमा का बेटा हार्दिक उस वक्त सिर्फ 7 साल का था, पूजा 4 साल की थी। उस नन्हे से बच्चे का भविष्य सोचकर सुषमा ने आशा के सामने हाथ जोड़ दिए थे। मेरे बेटे को अपना लो आशा, मुझे भरोसा है तुम्हारी गोद में उसे माँ का सुकून मिलेगा। मेरे जीते जी अगर तुम पूजा की मंगनी हार्दिक से कर दो तो मुझे सुकून रहेगा कि मेरा बेटा अभी अकेला नहीं होगा। आशा ने भी अपनी सहेली का हाथ थाम लिया था। सुषमा, तुम्हारी बात सर आंखों पर। मैं वादा करती हूँ कि पूजा की शादी हार्दिक से ही होगी। इसी वादे से सुषमा को अपने आखिरी वक्त का सुकून दिया था। पूजा हमेशा सुषमा जी का सम्मान करती थी, उनके लिए उसके दिल में बहुत इज्जत थी, लेकिन हार्दिक से उसका रिश्ता कभी उतना खुला नहीं रहा। उसने इस मंगनी को कभी सपना बनाकर नहीं देखा था, पर उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अगर किस्मत ने उसे हार्दिक के साथ जोड़ा है तो वही उसका जीवन होगा। वो मानती थी मोहब्बत शादी से पहले जरूरी नहीं, शादी के बाद भी हो सकती है, और इसी सोच के साथ उसने खुद को हमेशा हार्दिक के लिए बचाकर रखा। लेकिन जब शादी का दिन आया तो सारी खुशियां किसी की नजर लगने से जैसे राख हो गई। बारात आई ही नहीं। हार्दिक किसी और लड़की से मोहब्बत करता था, इसलिए वह घर छोड़कर कहीं चला गया। हार्दिक के पिता और उसकी सौतेली माँ ने आगे बढ़कर अपने किए की माफी मांगी थी, पर पूजा का सामना करना उनके बस की बात नहीं थी। यह सब बात सुनकर पूजा की आंखों से आंसू आ गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसे पूरी तरह धत्कार दिया गया हो, उसकी इज्जत पैरों तले रोन दी गई हो। हार्दिक से उसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अगर मैं उसे पसंद नहीं थी तो वह पहले ही मना कर देता, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं थी। वो वही पास पड़े सोफे पर बैठ गई और बेबस होकर रो पड़ी। उसकी आंखों में झलकते आंसू देखकर पूजा के ताया मदन जी तड़प उठे। उन्होंने हमेशा पूजा को अपनी बेटी से भी बढ़कर माना था। वह उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी आंखों में आंसू देखना उनके लिए असहनीय था। उसी समय उनकी नजर कमरे के कोने में खड़े संजय पर पड़ी। संजय अब उनकी आखिरी उम्मीद बन चुका था, लेकिन किस हक और किस रिश्ते से वे उससे कह पाते कि तुम आगे बढ़कर पूजा को संभाल लो, उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे अपने नाम कर लो। संजय उनका अपना बच्चा नहीं था, वह किसी और की अमानत था, और जब तक उसके असली माँ बाप नहीं मिलते उसे मदन जी ने अपने संरक्षण में रखा था। संजय बहुत छोटा था, लगभग 3 साल का, जब वह उन्हें एक स्टेशन पर रोते हुए मिला था। वह सीढ़ियों पर अकेला बैठा था और आसपास लोग उसके बारे में जांच पड़ताल कर रहे थे। मदन जी उस नन्हे से बच्चे को देखकर तड़प उठे और उसे अपने हाथों में उठा लिया। उन्होंने इधर उधर आवाज लगाई, लोगों से पूछा, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि वह किसका बच्चा है। मदन जी ने पहले सोचा कि बच्चे को पुलिस स्टेशन में छोड़ दें ताकि उसके माता पिता खुद ही उसे ले जाएं, लेकिन उनका दिल उस मासूम में अटक गया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और साथ ही कहा कि ये बच्चा तब तक उनके पास रहेगा जब तक उसके असली माता पिता नहीं मिलते। उन्होंने अपना नाम, पता और विवरण सब पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दिया और यूं नन्हे मासूम संजय को वे घर ले आए। तब से लेकर अब तक उन्होंने संजय को किसी और की अमानत समझकर संभाला। संजय की परवरिश में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने उसे हमेशा सगे बेटे की तरह पाला। उनका अपना कोई बच्चा नहीं था, लेकिन संजय में उन्हें अपनी औलाद की झलक दिखाई देती थी। संजय भी उन्हीं को अपना मानने लगा। उसे अपने असली माँ बाप का चेहरा तक याद नहीं था, इसलिए उनके दुख और संघर्ष को महसूस करना उसके बस की बात नहीं थी। और जब पूजा पर यह मुसीबत पड़ी, मदन जी ने बस एक नजर उठाकर संजय को देखा तो उनकी आंखें बहुत कुछ बोल गई। संजय एक ही नजर में सब कुछ समझ गया, और जब मदन जी ने आगे बढ़कर उसके हाथ थामते हुए पूजा से शादी करने के लिए कहा तो संजय कुछ पल के लिए गुमसुम हो गया, लेकिन मदन जी की बात मानते हुए उसने अपना सिर झुका दिया। हालांकि मदन जी की पत्नी ममता जी इसका हरगिज समर्थन नहीं करना चाहती थी। उन्होंने भी संजय को अपनी बेटे की तरह ही गोद में पाला था। वह मानते थे कि संजय किसी और का बेटा नहीं है। संजय के हवाले से उसने अपने कई सपने सजाए थे, और जब मदन जी ने ये फैसला किया वह गुस्से से भर गई, क्योंकि उन्होंने उसके लिए अपने भाई की बेटी पहले ही देख रखी थी। उनके परिवार में हर कोई जानता था कि संजय की शादी रुचि से ही होगी, लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती थी। संजय की जोड़ी पूजा के साथ बन गई, तो अब सवाल ये था कि वह रुचि से कैसे मिले। संजय भी बालकनी में खड़ा था। वह सोच रहा था आज का ये हादसा कैसे हुआ। सिगरेट जलते हुए उसकी उंगलियां तक पहुंच चुकी थी। उसे जलन का एहसास हुआ तो उसने जल्दी से सिगरेट छोड़ दी और जूते से कुचल दी। उसने गहरी सांस ली और ग्रिल पर हाथ रख दिया। ठंडी हवा की झोंकों ने उसे थोड़ा सुकून दिया। उसने नीचे झांक कर देखा तो रुचि खड़ी थी। रुचि की आंखों में आंसू थे। संजय ने उसके आंसू देखे और अपने होठ दबा लिए। फिर वह खामोशी से पलटा और कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। तब तक पूजा भी कमरे में वापस आ चुकी थी।
कमरे में एक कदम रखते ही संजय ने देखा कि पूजा बेड पर लेटी है। वह कंबल को सर से लेकर पांव तक ओढ़े हुए थी। उसे बेड पर पाकर संजय के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह भी लाइट बंद करता हुआ बेड की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही पूजा करंट खाकर उठी और उसने कहा, आप यहाँ नहीं सो सकते। संजय ने गंभीर स्वर में कहा, क्यों नहीं सो सकता? बस नहीं सो सकते आप प्लीज। पूजा की आवाज बेबस और कांपती हुई थी। अपनी जुबान को कंट्रोल कर लो पूजा, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो सारी रात तुम सोचती रहोगी कि तुम मेरे बेड पर क्यों सोई। संजय ने अपना तकिया जोर से पटका और आंखें मीच ली। उसकी आंखों में सख्त एहसास झलक रहा था। मुझ पर गुस्सा मत करें, पूजा ने भागते हुए कहा। फिर अपनी पुरानी आदत से जुबान के जोहर दिखाने लगी, लेकिन संजय की तेज घूरती नजरों को महसूस करते ही वह एकदम चुप हो गई। पूजा प्लीज चुप होकर सो जाओ और मेरा दिमाग मत घुमाओ, वरना अगर एक ही रात में एक से ज्यादा बार अपना हक ले लिया तो तुम सुबह चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहोगे। आज संजय की बातें इतनी बेबाक थी कि पूजा खुद ही चुप हो गई। आखिर उसने अपने मन से कहा कि संजय क्यों इस तरह बातें कर रहा है। खैर, अगर कुछ करना होता तो वह बोलता नहीं, कर गुजरता। पूजा ने दूरी बनाकर तकिया अपने सर के नीचे रख लिया और लेट गई। संजय ने उसे चुपचाप लेटा देखकर धीरे से आंखें मूंद ली। पूजा का चेहरा संजय की तरफ था। हल्की रोशनी में वह उसका चेहरा देखने की कोशिश करने लगा। 28 साल का संजय बहुत ही हैंडसम और आकर्षक था। उसकी और लड़कियों की नजरें हमेशा रहती थी। हालांकि मदन जी ने किसी से ये नहीं छुपाया कि संजय उनका अपना खून नहीं है, बल्कि उन्होंने कहीं से लाकर पाला है। फिर भी किसी को इस बात का फर्क नहीं पड़ता था। खानदान की लड़कियां तो उसे अपनी किस्मत मानती थी कि अगर संजय उनकी जिंदगी में आए। संजय बेहद हैंडसम, खूबसूरत और इंटेलिजेंट था। उसने मदन जी के बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वर्मा हाउस में उसके कदम से खुशियां फैल गई थी। पैसे और बिजनेस में दिन रात तरक्की होने लगी। ममता जी उसे अपनी हथेली का छाला मानती थी। बेटा बेटा कहते उनका मुंह नहीं रुकता था। उनका इरादा था कि संजय के साथ ऐसी बहू आए जो उनके बड़े फैले बिजनेस को और भी चार चांद लगा दे। इसलिए उन्होंने संजय की मंगनी रुचि से कर दी, जो उनकी सगी भतीजी थी। इस तरह उनके दो काम बन जाते। बहू के रूप में उनकी भतीजी उनके घर आ जाती और रुचि भी अपने माता पिता की इकलौती थी। लेकिन संजय को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। वह ममता जी का बहुत सम्मान करता था और उनकी बातों को सिर झुकाकर मानता था। फिलहाल उसे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका पूरा ध्यान अपने बिजनेस पर था। उसने अपने होटल को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दी थी। उसका बिजनेस अब हवाओं में बातें करने लगा था। ममता जी खुश थी, लेकिन उनके गरीब देवर की बेटी पूजा ने उनके घर की खुशियों पर फिर से साया डाल दिया। पूजा के माता पिता गरीब थे, इसलिए मदन जी ने उन्हें अपने घर रखा और अपने होटल में साथ काम पर लगाया था। ममता जी अभी भी गुस्से में बल खा रही थी। तभी मदन जी अंदर आए। ममता जी उनकी तरफ देखकर बोली, क्या सोचकर आपने संजय की शादी पूजा से कर दी? आप जानते हैं उसकी मंगनी मैं पहले ही मेरे भाई की बेटी से तय कर चुकी थी, तो फिर आपने कैसे उन दोनों की शादी करवा दी? मदन जी ने तेज अंदाज में जवाब दिया। तुम अपनी टोन थोड़ा कम रखो। ममता जी ने फिर कहा, आपने मेरे बेटे की शादी कर दी और मुझे इस फैसले में शामिल करना जरूरी नहीं समझा, और मैं गुस्सा भी ना करूं। मदन जी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम अपनी जुबान कंट्रोल करोगी तो ज्यादा सही रहेगा। पहली बात, वह तुम्हारा बेटा नहीं है, वह किसी की अमानत है। आज नहीं तो कल अगर उसके माँ बाप आ गए तो तुम क्या करोगी? हमने सिर्फ बचपन से लेकर अब तक उसे पाला है। अब उसकी शादी की उम्र है, शादी कर दी तो कौन सा बड़ा अनोखा काम कर दिया, और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। पूजा की इज्जत हमारी सबकी इज्जत है। अब बस बहस मत करो, मेरा सर बुरी तरह दर्द कर रहा है। ये सब सुनकर ममता जी की आंखों में आंसू आ गए। मदन जी को एहसास हुआ कि उन्होंने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया। देखो ममता, मेरी बात का गलत मतलब मत लो। हमें सच्चाई को मानकर चलना होगा और हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि संजय हमारा अपना बेटा नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि संजय के आने से हमारी सुनी सी जिंदगी में बहार आई है, लेकिन सच्चाई तो हम झुकला नहीं सकते। ममता जी ने अपने आंसू पोंछे। ठीक है, आपने अपने मन की कर ली, लेकिन याद रखना मेरे संजय की बीवी सिर्फ रुचि बनेगी। ममता जी का ये ख्याल सुनकर मदन जी दंग रह गए। तुम होश में तो हो? क्या बकवास कर रही हो? संजय की शादी हो चुकी है, और भले ही पूजा तुम्हारे लिए कोई अहमियत ना रखती हो, लेकिन वह मेरे भाई की बेटी है, मुझे बहुत प्यारी है। मैं उसके साथ कोई भी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसे मेरी वार्निंग समझो।
यह सब कुछ कहकर मदन जी गुस्से से उठकर बाथरूम में चले गए। ममता जी गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कसकर रह गई। वह चुप तो हो गई, लेकिन उनके इरादे बहुत खतरनाक थे। उधर दूसरे कमरे में पूजा संजय को देखते देखते सो गई। उसकी हल्की सांसों का एहसास करके संजय ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। वह सोया नहीं था, बस आंखें बंद किए लेटा था, सोने का नाटक कर रहा था ताकि पूजा सुकून से सो जाए। कुछ ही दिन पहले की बात थी। पूजा अपनी 18वीं सालगिरह मना रही थी और खुशी से तालियां बजा रही थी। वह अब छोटी सी मासूम लड़की नहीं रही थी, बल्कि संजय की जिंदगी में शामिल हो चुकी थी। संजय ने कभी पूजा को गलत नजर से नहीं देखा था। वह हमेशा उसे भाई भाई कहकर बुलाती थी और वह भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करता था। लेकिन आज अचानक उनका रिश्ता बदल गया था। संजय ने उसके साथ कुछ शरारतें की। जब पूजा ने भाई कहने पर उसकी आंखों में देखा, उसने उसके होठों को अपनी कैद में लिया। ये याद आते ही संजय ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ना जाने पूजा मेरे बारे में क्या सोचती होगी। संजय दिल ही दिल सोचता रहा, मुझे तलाक चाहिए। उसकी कही बात संजय के दिल पर जैसे लात पड़ गई। उसने अपने होठ सख्ती से बंद कर लिए। अचानक पूजा ने करवट लेते हुए थोड़ा सा उसके करीब होकर अपना हाथ उसके सीने पर रखा। संजय का दिल जोर से धड़का। खुद पर काबू पाते हुए उसने धीरे से उसका हाथ नीचे किया, लेकिन पूजा फिर से उसके करीब आ गई। संजय ने गुस्से से उसके बाजू को झटका दिया और उसकी नींद भरी आंखें खुली। क्या मुसीबत है? सोने दो मुझे, क्यों तंग कर रहे हो? पूजा ने नींद में डूबी आवाज में कहा। मैं तंग नहीं कर रहा, तंग तो तुम मुझे कर रही हो। आखिर चाहती क्या हो? कि मैं तुम्हारे करीब आऊं, अपना हक वसूल करूं तुमसे? संजय ने पूछा। पूजा का दिल सहम गया। वह झटके से पीछे हटी। बकवास मत करो मेरे सामने। उसकी सारी नींद हवा हो चुकी थी। अगर मेरे करीब भी आए तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। पूजा ने हिचकिचाते हुए दोनों हाथ ऊपर किए। संजय की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। अपना साइज और अपनी उम्र देखी है, मेरे गले तक भी नहीं पहुंचोगी। उसने उसकी छोटी हाइट और नाजुक बदन को देखते हुए तंज भरे अंदाज में कहा। पूजा खिसियानी सी होकर अपने होठ काट रही थी। हालांकि उसे यकीन था कि संजय उसकी मर्जी के बिना उसे नहीं छुएगा। अच्छा चलो, जबरदस्ती नहीं करता, प्यार तो कर ही सकता हूँ ना, संजय ने धीरे और मासूमियत से कहा। पूजा ने हल्की हिचकिचाहट में जवाब दिया। ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कहूंगी, नींद में भी नहीं। मैं बीच में तकिया रख लूंगी। वह बुरी तरह बौखलाकर खुद को छुड़ाती हुई पीछे हट गई और अपना सर तकिए पर रखकर लेट गई। संजय उसकी तरफ शरारती नजरों से देखकर धीमा सा मुस्कुराया। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आगे सावधानी रखोगी और ये तलाक जैसा गंदा शब्द दोबारा अपने होठों पर नहीं लाओगी। मेरे लाने ना लाने से क्या होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ ही दिनों में ही आप मुझे खुद तलाक दे देंगे। पूजा ने यकीन के अंदाज में कहा। अच्छा, और मैं ऐसा क्यों करूंगा? संजय उसकी तरफ हैरत और गुस्से से देखकर पूछने लगा। क्योंकि टाट में पाबंद अच्छा नहीं लगता। मुझे मेरी हैसियत और औकात का अच्छे से अंदाजा है, पूजा ने दर्द भरे अंदाज में कहा। उसकी बात ने संजय को बहुत कुछ याद दिला दिया। उसने गहरी सांस ली और खामोश हो गया। पूजा को उसकी खामोशी बहुत तकलीफ दे रही थी। अगली सुबह रुचि घर में एंटर होती है और कहती है, आंटी, आपने वादा किया था कि मैं ही संजय की दुल्हन बनूंगी, फिर आज वह वादा कैसे टूट गया? रुचि की बातें सुनकर ममता जी ने अपनी मुठ्ठियां सख्ती से बंद की। थोड़ा सब्र कर लो मेरी जान, संजय और पूजा का कोई जोड़ नहीं है। 2 दिन बाद ही ये रिश्ता अपने सही मुकाम पर आएगा और इस रिश्ते को निभाने का भूत उन दोनों के सर से उतर जाएगा। तुम देखोगी, जो जिसका होता है उसे मिल ही जाता है। संजय तुम्हारा था, तुम्हारा है और मेरी जान हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मेरी बात अच्छे से याद रखना, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। ममता जी ने अपने हाथ रुचि के सर पर रखकर उसे दिलासा दिया। रुचि ने अपने आंसू पोंछते हुए हल्का सा मुस्कुराया। चलो नाश्ता कर लो, अभी से हिम्मत हार गई तो आगे मुकाबला कैसे करोगी? वैसे भी उस लड़की में इतनी जान नहीं कि तुम्हारा मुकाबला कर सके। ममता जी मुस्कुराकर रुचि को हौसला देती रही। रुचि ने सिर हिलाया और नाश्ते की टेबल की ओर चल गई। ममता जी खुद उसके लिए हाथों से नाश्ता रख रही थी। उधर अपने रूम के बाथरूम के बाहर संजय लगातार चक्कर लगा रहा था। कह रहा था, अब निकलोगी बाथरूम से या अंदर ही रहना है? वही पूजा बाथरूम में उलझी थी। 1 घंटा हो गया लेकिन वह बाहर नहीं निकली थी। उसके फ्रॉक की जिप फंस गई थी। शॉवर के बाद ठंड से कांपते हुए बालों से टपकते पानी और गीले कपड़ों ने उसकी फ्रॉक को और गीला कर दिया था।
वह खुद को संभालते हुए जीप में उलझी रही। उसकी खूबसूरत और नाजुक बदन पूरी तरह बाहर आ रहा था। संजय का गुस्सा नेचुरल था। पूजा, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम बाहर नहीं निकली तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। प्लीज प्लीज संजय, अंदर मत आना, मैं निकल रही हूँ, बस 2 मिनट, पूजा ने परेशान होकर कहा। लेकिन जीप बंद नहीं हो रही थी। संजय ने बाथरूम का हैंडल पकड़ा और झट से दरवाजा खोल दिया। वह गुस्से से भरा सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आग की लपटें दौड़ रही थी और हर सांस में आक्रोश की गूंज सुनाई दे रही थी। हटो रास्ते से, उसने तेजी से कहा और पूजा को बाजू से पकड़कर जोर से पीछे झटक दिया। पूजा की पूरी कमर अब खुलेपन में थी और वह सहर उठी। संजय के चेहरे पर गुस्से की चिंगारियां उठ रही थी, जैसे वह किसी दबे हुए तूफान की तरह फूट पड़ने का तैयार था। फिर संजय ने गुस्से में कहा, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या ड्रेस पहना है तुमने? पूजा घबराकर बोली, नहीं नहीं, ये फ्रॉक में पीछे का जिप है जो बंद नहीं हो रहा। संजय गुस्से में उसके पास बढ़ा। पूजा 2 कदम पीछे हुई। संजय ने उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया। वह सीधे उसके सीने से चिपक गई। दोनों की धड़कनें तेजी से चल रही थी। संजय ने मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया और उसकी जीप ऊपर की ओर खींची। जीप अटक गई थी, लेकिन उसने झटके से ऊपर कर दी और दोनों की नजरें टकराई। संजय की उंगली जरा सी पूजा की कमर को छू गई और पूजा के पूरे बदन में सरसराहट दौड़ गई। अगले ही पल संजय बिना कुछ कहे बाथरूम से बाहर चला गया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। पूजा ने गहरी सांस ली। उफ, जालिम इंसान कितना गुस्से वाला है। मेरी तो पहले ही इसे देखकर जान जाती थी, अब तो मैं इसकी बीवी बन गई हूँ। हर वक्त गुस्सा इसकी नाक पर रहता है, मेरा क्या होगा? हे भगवान, बचा ले मुझे इस जालिम आदमी से। वह अपने बाल ड्रायर से सुखाते हुए अपने आप से बोल रही थी। उसके लंबे घने सुनहरे बाल उसकी खूबसूरती का सबसे बड़ा हिस्सा थे और वह अपने बालों से बहुत इश्क करती थी। संजय अब उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसे पता ही नहीं चला उसने उसके हाथ से ड्रायर लिया तो पूजा चौंक गई। अब हटो यहाँ से, संजय ने मुंह बनाकर कहा। पूजा के माथे पर बल पड़े। वह बिना कुछ कहे पलटी और बाहर की तरफ जाने लगी। कहाँ जा रही हो? संजय ने दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई पूजा से पूछा। पूजा ने कहा, बाहर। और कहाँ? रुको, एक साथ चलते हैं। संजय ड्रायर को तेजी से इधर उधर करते हुए बोला, आप इतना समय क्यों ले रहे हो? देखो तो सही कितना समय हो गया। अपनी माँ के बारे में भी सोचो, वो अगर गुस्से होगी तो फिर। और आप इतना टाइम लगाकर मुझे और भी ज्यादा लेट कर रहे हो। मैंने तुम्हें देर करवाई या तुमने बाथरूम में घुसकर वहीं बैठकर समय बर्बाद किया? संजय उल्टा पूजा पर गुस्सा कर रहा था। चलो अब, इतना कहकर वह उठकर पूजा के साथ कमरे से बाहर जाने लगा। फिर वह एक पल के लिए रुका और गंभीरता से बोला, अपने चेहरे के हाव भाव ठीक करो। पूजा गुस्से से तड़कर बोली, मेरी शक्ल ऐसी ही है। संजय ने माथे पर बल डालते हुए उसे घूरा। पूजा, जितना कहा जाए उतना ही किया करो, मुझे बेकार में बहस करना पसंद नहीं। संजय की इतनी बात सुनते ही पूजा ने संजय को गुस्से से कहा, संजय, सच कहूं तो आप मुझे शुरू से ही अच्छे नहीं लगते। अचानक ही पूजा के मुंह से ये शब्द निकल गए। इन शब्दों के बाद एक पल में ही कमरे में खामोशी छा गई। संजय ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें जो अच्छा लगता था भगवान ने उसे तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा, इसलिए मेरे सामने बेवजह बकवास मत किया करो, अपनी जुबान कंट्रोल में रखो। पूजा उसके हिसाब से ही कमरे से बाहर निकली। संजय पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बातें पूजा के दिल पर गहरी असर कर रही थी। उसके आंसू रुकते रुकते आंखों में जमा थे। नाश्ते की टेबल पर मदन जी, ममता जी और रुचि भी मौजूद थे। रुचि की फैमिली तो जा चुकी थी, लेकिन वह यहाँ कितने दिन तक रुकेगी कोई नहीं जानता था। सीढ़ियां उतरते हुए पूजा अपनी सास की नजरों से बचकर संजय के पीछे छिपी रही। संजय ने सभी को गुड मॉर्निंग कहा। मदन जी ने बेटे को गले लगाया और पूजा के सर पर हल्का हाथ रखा। दोनों साथ में कुर्सी खींचकर बैठे। पूजा की नजरें झुकी हुई थी। पूजा, बेटा नाश्ता करो, मदन जी ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा। पूजा घबराकर अपनी प्लेट सामने रखती हुई अपनी सास को देखने लगी, जो गुस्से में उसे घूर रही थी। उसने झुककर आमलेट और ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े काटकर खाने शुरू किए। उसके हाथों की कंपकपाहट पास बैठे संजय से छिपी नहीं रह सकी। अरे बेटा, आज तो आपका रिसेप्शन है, क्या होटल जाना जरूरी है? आज आप ऑफ ले सकते हैं। मदन साहब ने संजय की मीटिंग के बारे में सुनकर नरमी से कहा, नहीं पापा, जरूरी है, और यह रिसेप्शन पहले से तय नहीं था, इसलिए मीटिंग रखी है। संजय ने बीजी अंदाज में कहा और उठ गया। पूजा भी उसके पीछे उठी। तुम कहाँ जा रही हो? संजय ने उसे रोकते हुए पूछा। तुम्हारी तैयारी में मदद करने। पूजा का पूरा आत्मविश्वास कहीं खो गया था। अभी जो जंगली बिल्ली वह कमरे में बनी थी, वह एकदम भीगी बिल्ली बन चुकी थी। संजय के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई।
जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। सामने खड़ी ये लड़की और थोड़ी देर पहले की लड़की में जमीन आसमान का फर्क था। मैं छोटा बच्चा नहीं जिसे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े, चुपचाप बैठो और अपना नाश्ता पूरा करो, उसने धीमे लहजे में डांटते हुए वहां से चला गया। मदन साहब को कॉल आने लगी तो वे भी उठकर चले गए। अब टेबल पर केवल ममता जी, रुचि और पूजा बचे। पूजा डरते डरते बैठी और सिर झुकाकर नाश्ता करने लगी। ममता जी ने जुबान के चाबुक चलाए और कहा, ये सब कुछ समय के लिए है, इसे पूरी जिंदगी मत समझो। बेहतर होगा कि हालात ऐसे बनाओ कि वह तुम्हें खुद ही छोड़ दे, वरना मैं अपनी पर उतर आई तो तुम्हारे पास रोने या खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। पूजा ने भीगी आंखें उठाकर उन्हें देखा। मेरा क्या कसूर है जो आप मुझसे इतनी नफरत कर रही हैं? वह आंसुओं के कारण पूरी बात नहीं कर सकी। नफरत, नफरत तो बहुत छोटा शब्द है पूजा। मैं तुम्हारी शक्ल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अब तुम चाहती हो कि मैं सारी जिंदगी तुम्हें अपने बेटे के साथ देखूं। तुम्हारे पास मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए भलाई इसी में है कि मेरे बेटे की जिंदगी से खुद ही निकल जाओ। पूजा ने बहुत मुश्किल से खुद को काबू किया और अपने रूम में चली गई। उसकी चलने की गति तेज थी, इसलिए वह कमरे से निकलते हुए संजय से टकरा गई। संजय ने उसे टकराकर पीछे गिरते देखा, उसकी कलाई थामकर अपनी ओर खींचा और सीधे अपने सीने से लगा लिया। पूजा कुछ कह नहीं पाई। संजय ने धीरे से कहा, तुम खुद अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर निकल आओ, वरना मेरा वार सहने की ताकत तुम में नहीं। उम्मीद है कि तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगी, सुकून में रहोगी और सबको सुकून में रहने दोगी। वह धीमे लहजे में बोलकर सीढ़ियां उतर गया। पूजा उसकी पीठ देखती रह गई। अगर आपकी माँ मुझे स्कूल से रहने दे तो मैं रहूंगी ना, वह गुस्से से सोचते हुए कमरे में दाखिल हुई। एक अजीब से दोराहे पर जिंदगी ने पूजा को ला खड़ा कर दिया। वह ना ही आगे बढ़ पा रही थी और ना ही पीछे हट सकती थी। रिसेप्शन की पार्टी संजय ने अपने ही होटल में आयोजित करवाई थी। सारे इंतजाम उसने खुद देख रखे थे। इतने कम नोटिस पर भी ये सब संभव करना किसी के बस की बात नहीं थी। स्टेज को ओरिजिनल फूलों से सजाया गया था और संजय ने चेहरे पर वही मुस्कान रखी थी जिसे कुछ ही मिनटों में पूजा छीनने वाली थी। स्टेज पर दुल्हन बनी पूजा संजय के बगल में बैठी थी। उसकी खूबसूरती की हर ओर तारीफ हो रही थी। वह एक अप्सरा लग रही थी। उस रिसेप्शन में रुचि, जो कुछ ही देर पहले तक खुद को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही थी, अब गुस्से के मारे अंदर ही अंदर उबल रही थी। खूबसूरत तो वह भी थी, पर वह संजय की उम्र की थी। लड़कियों की शादी की उम्र 28-29 साल होती है। अब रुचि की उम्र भी इतनी हो चुकी थी। हालांकि रुचि ने बस संजय के कारण हर रिश्ते से इनकार कर रखा था। संजय अभी शादी के लिए राजी ही नहीं था, इसलिए ममता जी ने उसकी मंगनी कर रखी थी। पर किसी को क्या पता था कि असली शादी का सपना सपना ही रह जाएगा और वह पूजा के हिस्से में लिखा जाएगा। पूजा और संजय को देखकर रुचि भीतर ही भीतर उबल रही थी। पूजा संजय से 10 साल छोटी थी। कमसीन बीवियां हर किसी को आकर्षित करती हैं और ये बात रुचि को चुभ रही थी। पूजा की सहेलियां उसे छेड़ती रही, लेकिन वह उनकी बातों का कम ही जवाब देती। तभी उसने अपनी दोस्त अंकिता से फुसफुसाया, अंकिता मुझे रूम में जाना है। ये अचानक की गई बात अंकिता को चौंका गई। पूजा स्टेज से उतरी और कमरे की ओर बढ़ी और फिर वह कुछ देर के लिए बाथरूम में चली गई। उसका दिल धड़क रहा था। अभी अभी उसने जो कदम उठाने का सोचा था, उसे सोचते ही उसकी सांस अटक रही थी। ये कदम उठाने के बाद संजय का रिएक्शन क्या होगा? कहीं वह गुस्से में ऐसा कुछ ना कर दे जिससे उसकी जान खतरे में पड़ जाए। पर विकल्प तो और कोई नहीं था। वह बाथरूम से बाहर निकली और अंकिता के साथ फिर से स्टेज की तरफ बढ़ी। अचानक उसने अंकिता का हाथ छोड़ दिया और चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी अगले ही पल उसने सामने से संजय को आते देखा। वह शब्द जो वह संजय से कहना चाह रही थी, संजय को देखते ही वह कहीं खो गई। सबकी नजरें उन दोनों पर टिक गई। ममता जी किसी धमाके की उम्मीद में तनी हुई थी, लेकिन पूजा की खामोशी उन्हें और गुस्सा दिला रही थी। थोड़े टाइम बाद पूजा ने हिम्मत करके संजय से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सबकी निगाहें उस पर टिक गई। संजय ने कहा, जो कहना है सोच समझ कर कहना। बंद कमरे में हुई गलती की माफी मिल सकती है, लेकिन सबके सामने की बदतमीजी की माफी नहीं मिलेगी। संजय शायद पूजा के इरादे भांप चुका था। उसने धीमे सरगोशी वाले अंदाज में कहा, जो भी कहना है सोच समझकर कहो। पूजा का रोम रोम सुलग उठा। उसने गहरी सांस ली और आवाज जुटाकर बोली, मैं आपसे डरती नहीं, समझे आप? फिर उसने हिम्मत करके कहा, मुझे आपके साथ नहीं रहना। ये सब सुनकर संजय का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। वह पूजा के करीब आया और धीमे मगर कड़क स्वर में बोला, बकवास बंद करो पूजा।
उसने अपने हाथ से पूजा की कलाई सख्ती से पकड़ ली। पूजा का चेहरा सिमट गया, लेकिन उसने डर के बावजूद अपनी बात जारी रखी। मुझे आपसे अलग होना है, मुझे आपको छोड़ना है। संजय ने उसे रोकने की कोशिश की और उसकी कलाई कसते हुए कहा, छोड़ दूं मैं तुम्हें? तुम क्या समझती हो? पूजा भीतर तक कांप रही थी, लेकिन उसने आवाज को मजबूत बनाए रखा। छोड़ो मुझे, उसने कहा। संजय ने उसे हॉल से बाहर खींचा। लोगों की निगाहें हैरानी और बेचैनी से भरी थी। वह उसे होटल के पीछे अंधेरे कोने में ले गया। वहां कोई नहीं था। डर के मारे पूजा की आंखें फैल गई और वह संजय को घूरने लगी। संजय की नजरें खतरनाक थी। क्या बकवास कर रही थी वहां? बताओ मुझे। उसका स्वर धाड़ की तरह गूंज रहा था। पूजा डर कर अपनी आंखें बंद कर बैठी। संजय चिल्लाया, आंखें खोलो और मेरी बात का जवाब दो। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिसकी भरी और काली आंखों से उसे देखा। संजय ने दांत पीसते हुए कहा, बोलो, रुक क्यों गई? बोलो। पूजा बेबाकी से बोली, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे अलग होना है, आपको मुझे छोड़ना होगा। संजय ने उसे रोकने की कोशिश की। संजय ने उसके कंधों पर पकड़ और मजबूत कर ली। पूजा ने भीतर तक कांपते हुए कहा, छोड़ो मुझे, वरना मैं सबको चीख चीख कर बताऊंगी कि आप नामर्द हैं। आपका मुझसे कोई भी रिलेशन नहीं बना, आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सके, इसलिए मुझे आपसे तलाक चाहिए। वह बेधड़क बिना रुके बोलती चली जा रही थी और फिर एकदम रुक गई। उसे अपने अंजाम की कोई परवाह नहीं थी। उसे ये तक पता नहीं चला कि जिस इंसान के बारे में बात कर रही है वह सामने बिल्कुल खामोशी से खड़ा है और सब निगाहों से घूर रहा है। थोड़ी देर के बाद अपने कहे शब्द याद करके पूजा का पूरा शरीर कांपने लगा। वह जानती थी कि अब संजय उसे नहीं छोड़ेगा। हालांकि वह तो उसे डराने के लिए और उसकी गैरत पर वार करने के लिए ये बात कर रही थी। शायद संजय को कुछ गैरत आ जाए और वह अपनी बदनामी के डर से उसे छोड़ दे, क्योंकि बात झूठी हो या सच्ची, अगर एक बार मुंह से निकल जाए तो वह आग की तरह फैल जाती है। संजय की गंभीर खामोशी पर उसने लरजते हुए उसकी आंखों में देखा। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। वह 2 कदम उसके करीब होकर स्पार्ट अंदाज में उसे देखने लगा और बोला, डील डन, तुम जाओ अंदर और सबके सामने ये बात कह दो। संजय का वादा है, तुम्हें 2 दिन के अंदर अंदर अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा, और अगर तुम ना कह सके तो आज रात मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं मर्द हूँ और किस अंदाज में तुम्हें संतुष्ट कर सकता हूँ तुम ये सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे पास आखिरी मौका है, जाओ सबके सामने कह दो, अपनी आजादी अपने हाथ में लो, खुद को मुझसे बचाओ। पूजा की आंखें लगातार भीगती जा रही थी। संजय ने उसे सख्ती से कलाई से थामते हुए हॉल की तरफ खींचा, जबकि पूजा की टांगों में जान निकल रही थी। वह चाहकर भी सबके सामने उन शब्दों को नहीं कह सकती थी। जैसे ही वे हॉल में लौटे, सबकी निगाहें उन पर टिक गई। संजय ने उसकी ओर देखा। पूजा का चेहरा सफेद पड़ गया। बोलो। संजय की आवाज धीमी लेकिन कड़क और सख्त थी। पूजा की सांसें गहरी हो गई और उसकी जुबान जैसे चिपक गई थी। इतनी बड़ी बात उसने सिर्फ संजय के सामने ही बोल दी थी। भरी महफिल में अपने पति पर इल्जाम लगाना, वह भी उस हालात में जब उसकी बारात नहीं आई थी और संजय ने उसे अपनाकर बदनामी से बचाया था। आज वह सबके सामने ये सब बोल देती तो खुद को ही बदनाम कर देती। उसका सिर तेजी से घूमने लगा। वह अपनी सास की बातें याद करने पर मजबूर हो गई। अगर तुमने आज के दिन मेरे बेटे से अलग होने का फैसला नहीं लिया तो तुम्हें भरी महफिल में बदनाम कर दूंगी। मेरे संजय से दूर हो जाओ, बेशक उस पर इल्जाम लगाओ। हम जानते हैं रात भर वह तुम्हारे करीब नहीं आया, इसलिए इल्जाम लगा दो कि वह नामर्द है। उसकी आंखों में गहरा अंधेरा छा गया था और सारी बातें उसके दिमाग में गोल गोल घूम रही थी। अगर तुम आज ना कह सको तो मैं आज रात बहुत अच्छे से साबित कर दूंगा कि मैं कितना मर्द हूँ और किस अंदाज में तुम्हें संतुष्ट कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। आखिरी चांस दे रहा हूँ, जाओ, बोलो, हो जाओ आजाद, खुद को मुझसे बचाओ। पूजा चकरा कर गिर पड़ी, लेकिन संजय की बाहों ने उसे संभाल लिया। वह पहले ही जान चुका था कि पूजा में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह सबके सामने ये शब्द कह सके, लेकिन उसने संजय के सामने ये कैसे बोल दिया। संजय गुस्से के मारे खोल रहा था। उसके कहे गए शब्दों का हिसाब उसे आज रात ही देना होगा। संजय पूजा को लेकर होटल से कहीं बाहर निकल गया और बहुत देर तक घर नहीं लौटा। रुचि को बहुत चिंता हो रही थी और वह बोली, आंटी, वह लोग अभी तक घर नहीं आए, ना जाने कहाँ है, कहीं वे एक दूसरे के करीब ना हो जाएं। रुचि बेचैनी से सोच रही थी। उनका इंतजार 2 घंटे से ज्यादा हो गया था, लेकिन संजय और पूजा अभी तक नहीं लौटे थे। संजय ने उसे बेहोशी की हालत में उठाकर हॉल से बाहर ले जाया था। ममता जी ने अंदर आते ही मदन जी से पूछा, मदन साहब, संजय कहाँ है? अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मदन जी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, मौसम खराब होने की वजह से वह पूजा को अपने फार्म हाउस ले गया है। फार्म हाउस? लेकिन क्यों? ममता जी भड़क उठी। क्यों का क्या मतलब? उसे ले जाना पड़ा?
होटल से फार्म हाउस पास था तो वह वही ले गया। पूजा उसकी बीवी है, वह उसे कहीं भी ले जा सकता है। वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब रात हो चुकी है, आप लोगों को भी आराम करना चाहिए। मदन जी ने सबको तेज निगाहों से देखते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गए। देखा आंटी, अब वह फार्म हाउस में एक दूसरे के बहुत करीब होंगे और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। रुचि रो पड़ी। पता नहीं पूजा ने वह सब क्यों नहीं कहा जो उसे बोलने को आपने कहा था। रुचि को पूरा यकीन था कि आज पूजा संजय की जिंदगी से बाहर हो जाएगी, लेकिन वह लड़की बोलने से पहले ही बेहोश हो गई थी। बारिश जोर से हो रही थी। रुचि खुद को बेबस महसूस कर रही थी। अगर पूजा हवेली आ जाती तो वे कुछ न कुछ करके दोनों को अलग कर देती, लेकिन अब मजबूरी थी। रुचि अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी। लगभग 1 घंटे के बाद पूजा को होश आया। वे कसमसा कर उठी और सामने सोफे पर टांग जमाए बैठे संजय को देखा। उसकी लाल अंगारे जैसी आंखें उसे घूर रही थी। उसके हाथ में आधी जली सिगरेट का टुकड़ा था और चारों ओर कई जली सिगरेटों के टुकड़े पड़े हुए थे। संजय लगातार 1 घंटे से सिगरेट फूंक रहा था। पूजा का दिल धक से रह गया। उसने अपनी जल्दबाजी पर गुस्सा महसूस किया। उसे होश में आकर भी होश में नहीं आना चाहिए था। अगर वह चुपचाप बेहोशी का नाटक कर लेती तो शायद ये स्थिति बेहतर होती, लेकिन अब वह होश में आ चुकी थी और संजय ने भी उसे होश में आते देख लिया था। पूजा का दिल तेजी से धड़कने लगा, सांसें अटक रही थी। संजय के कहे हुए शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। डर के मारे वे जल्दी से बेड से उठी और हिम्मत करके दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा लॉक था। वह बार बार हैंडल घुमा रही थी। आंखों से आंसू टूटकर गालों पर गिर रहे थे। अचानक बिजली कड़की वह कानों पर हाथ रखकर सिमट गई। उस वक्त उसके ऊपर सिर्फ संजय का डर था। वह बुरी तरह कांप रही थी। संजय ने झटके से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा, लेकिन वह दरवाजे के पास सिमट गई। नहीं, प्लीज मारना नहीं। उसे लगा संजय उसे मार देगा, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि संजय के इरादे इससे भी खतरनाक हैं। प्लीज संजय, मुझे माफ कर दे। मैं अब ऐसा नहीं बोलूंगी, ये गलती से निकल गया। आगे से कभी आपको चुनौती नहीं दूंगी। पूजा ने रोते हुए अपने हाथ जोड़े। एक पल को संजय का दिल पसीज गया। उसकी आंखों में एक हल्की नरमी उतर आई, जैसे पुराना गुस्सा पिघल कर कहीं खो गया हो। मगर अगले ही पल पूजा के वे शब्द उसके कानों में गूंज उठे और उसका दिमाग फिर से गुस्से से उबलने लगा। तुम्हें माफ करने का मतलब है तुम्हें दोबारा मौका देना। जो तुम आज नहीं कर सकी वो तुम आगे कर सकती हो। संजय ने अपने अंदर की गर्मी को महसूस किया और अचानक पूजा को अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी तेज तेज चलती सांसें अब धीरे धीरे शांत होने लगी। संजय, मैं वादा करती हूँ मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगी। पूजा ने अपनी आवाज में टूटन भरते हुए कहा और आंसू रोकने की कोशिश की। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। संजय का स्वर कठोर था, मगर आंखों में एक अजीब सा अपनापन झलक रहा था। पूजा का पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। बाहर बरसती मूसलाधार बारिश और अंदर उनकी धड़कती तकरार, दोनों एक ही पल में जीवन की सारी गर्मी और ठंडक महसूस कर रहे थे। संजय ने धीरे धीरे अपनी बाहों में पूजा को कसकर सीने से लगाया और उसकी आंखों में देखकर फुसफुसाया, अब ऐसे देखोगे तो शिद्दतें कम नहीं होंगी और तुम्हारी नाजुक जान इन्हें सह नहीं पाएगी। वह उसके होठों को हल्के हल्के छूता रहा, फिर उसकी नाक की टिप पर अपने होठ रख दिए। कुछ नहीं कर रहा यार, तुमने ही तो कहा था कि मैंने तुम्हें सेटिस्फाई नहीं किया। संजय ने शरारत के साथ कहा। तो बस वही कर रहा हूँ। पूजा की सिसकियां और तेज हो गईं, लेकिन संजय उसे अपनी बाहों में समेटता चला गया। अब उसने उसे बेहोशी की हालत में फार्म हाउस लाया था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि आज पूजा को सजा देगा, अपनी मर्दानगी को ललकारने का जवाब देगा। अपना जुनून, अपनी शिद्दतें उस पर ऐसे लुटाऊंगा कि वह मुझसे पनाह मांगेगी। लेकिन पूजा का डरा सहमा चेहरा देखकर उसका सारा गुस्सा हवा में घुल गया। पहली बार वह किसी के इतने करीब जा रहा था और वह नहीं चाहता था कि डर और हिचक पूजा पर छा जाए। संजय ने बेहद प्यार और नरमी से उसे अपनी बाहों में समेटा। धीरे धीरे अपने होठों से हल्के हल्के छूकर पूजा को रिलैक्स करने की कोशिश की। पूजा का दिल अब अजीब से सुकून में धड़कने लगा। उसकी सांसें संजय की सांसों से मिलने लगी। धीरे धीरे उसने अपना पूरा वजूद संजय के हाथों सौंप दिया। संजय ने गहरी सांस ली। वह रात दोनों के लिए एक अलग ही दुनिया बन गई, जहां गुस्सा, दर्द और सजा सब कुछ मिट गया और सिर्फ अपनापन, प्यार और विश्वास बचा। उधर रुचि पूरी रात जागती रही। उसने संजय को 3-4 बार कॉल की, लेकिन उसका नंबर बंद था। रात भर रोने से उसकी आंखें सूज गई थी। सुबह जब वह ममता जी के पास गई, जो किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी, उसने आंसू भरी आवाज में कहा, आंटी संजय नहीं आया, वो उसके साथ अपना रिश्ता शुरू कर लेगा। ममता जी ने गहरी सांस ली। तो अब क्या करूं?
मैं चाहती थी कि वो एक ना हो, लेकिन हो गए तो क्या करूं। कुछ बातें भगवान की तरफ से होती हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें बदल नहीं सकते। अगर संजय और पूजा एक हो गए तो उन्हें अब कोई जुदा नहीं कर सकता। भलाई इसी में है कि जैसा चल रहा है उसे चलने दो। रुचि ने आंसू पोंछते हुए कहा, आंटी आप इतनी जल्दी बदल जाएंगी, मुझे अंदाजा नहीं था। ममता जी ने सिर झुकाया और अंदर चली गई। उनके मन में अब एक ही चिंता थी, कहीं पूजा संजय को सब सच सच ना बता दे, नहीं तो संजय उनसे बदगुमान हो जाएगा। सुबह पूजा की आंख खुली तो ऐसा लगा जैसे वह किसी हवा के झोंके में तैर रही हो। घबराकर उसने आंखें खोली और सामने गहरी शरारती मुस्कान के साथ संजय का चेहरा था। देखो मैंने अपनी प्यारी सी बीवी के लिए नहाने का कितना अच्छा इंतजाम किया है, संजय ने मुस्कुराते हुए कहा। बाथ टब में गुलाब की पंखुड़ियां तैर रही थी। संजय आप इतने रोमांटिक इंसान हैं, मुझे नहीं पता था। मैं तो आपको बोर टाइप का इंसान समझती थी। पूजा ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, तो अब पता चल गया ना, तुम जल्दी से नहा लो, फिर मैंने भी नहाना है, संजय ने हंसते हुए कहा और बाहर चला गया। पूजा हल्की मुस्कान के साथ बाथ टब में बैठ गई। उसे अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल संजय भी बाथरूम में आ जाएगा। आप क्यों आ गए? पहले मुझे तो उसकी बात अधूरी रह गई। जब संजय शर्ट उतारकर बाथ टब में आ गया, उसने खींचकर पूजा को अपनी गोद में बिठा लिया। आप बहुत बेशर्म। पूजा की आवाज कांप रही थी। संजय ने उसके होठों से शब्द चुराए और मुस्कुराते हुए कहा, पति अपनी प्यारी सी पत्नी के लिए ऐसे ही होते हैं। यू आर वेरी सोफिया। पूजा बहके अंदाज में बोली, और आप बहुत हार्ड हैं। उसने कान में फुसफुसाया। संजय जोर से हंसा, फिर वह उसके वजूद पर अपने प्यार की निशानियां बिखेरने लगा। पूजा उसकी बाहों में कसमसाई, नहीं संजय प्लीज यहाँ नहीं। क्यों? मैं जहां चाहूं जैसे चाहूं तुम्हें प्यार कर सकता हूं, संजय ने फुसफुसाते हुए कहा। फिर वह उसके कान के पास हल्का सा सरगोशी करते हुए बोला, अब बताओ आप हुई सेटिस्फाई या फिर कुछ और भी? अभी वह कुछ और कहने ही वाला था कि पूजा ने अचानक उसकी बात रोक दी। उसने अपने नरम कांपते हुए हाथ से संजय के होठों पर उंगली रख दी। नहीं संजय प्लीज। उसकी आवाज में घबराहट और अपनापन दोनों थी। मेरी तौबा जो आगे से कभी ऐसी बात कहूं। आप बहुत बुरे हैं। पूजा की आंखों में शर्म, डर और अपनापन एक साथ झलक रहे थे। वह जल्दी से संजय के सीने में अपना सर छुपा गई, जैसे वहां उसे किसी अजनबी डर से पनाह मिल रही हो। संजय ने हल्की मुस्कान के साथ उसका सिर सहलाया और उसे लिए कमरे के भीतर आया। कमरे की हल्की रोशनी में दोनों की परछाइयां दीवारों पर झूल रही थी। चलो संजय ने नरम आवाज में कहा और एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये लो, जल्दी से पहनकर तैयार हो जाओ। ये क्या है? पूजा ने झिझकते हुए पूछा। खोलकर देख लो, संजय ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। पूजा ने धीरे धीरे पैकेट खोला और अंदर रखे कपड़े और चीजें देख उसकी आंखें बड़ी हो गई, गाल शर्म से लाल हो गए और वह पानी पानी हो गई। अरे आप तो बड़े ही बेशर्म हैं। उसने नजरें झुका ली। लो भाई, इसमें बेशर्मी वाली क्या बात है? संजय ने हंसते हुए कहा। तुम्हारी चीजों का ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। अब जल्दी जाओ, चेंज कर लो, फिर चलते हैं। घर पर मम्मा पापा भी वेट कर रहे होंगे। संजय ने अपने कपड़े कवर से निकाले और खुद भी तैयार होने लगा। उसके चेहरे पर वही नरमी और शरारत थी जो पूजा के दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। वह तैयार हो चुका था मगर पूजा अभी तक ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आई थी। संजय बस उसे पुकारने ही वाला था कि तभी अचानक पूजा का फोन बज उठा। उसने आगे बढ़कर फोन देखा, उसके माथे पर बल पड़ गए। ये रुचि पूजा को कॉल क्यों कर रही है? उसने मन ही मन सोचा। संजय ने गहरी सांस ली और कॉल रिसीव कर ली। कहाँ हो तुम? और मेरा संजय कहाँ है? क्या कहा था तुमसे कि मेरे संजय से दूर रहना? रुचि की आवाज फोन पर गूंज उठी। उसकी आवाज में गुस्सा, जलन और हताशा घुली हुई थी। लेकिन तुम्हें एक बात समझ नहीं आई ना? आप खामोश क्यों हो? जवाब दो मेरी बात का। संजय खामोश रहा। उसका चेहरा सख्त और आंखें ठंडी हो गई, लेकिन भीतर से उसका दिल उबल रहा था। रुचि ने फिर आवाज दी, कहा था ना तुम्हें खत्म कर दो ये रिश्ता, लेकिन तुमने बात नहीं मानी। अब तुम वापस आओ, देखो तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। कॉल अचानक बंद हो गई। संजय के माथे पर अनगिनत बल पड़ गए। उसकी सांस भारी हो गई थी। उसने गहरी सांस लेते हुए पूजा की ओर देखा। चलो। पीछे से पूजा की आवाज आई। संजय पलटा और देखा कि वह ड्रेस पहने हुए कितनी खूबसूरत लग रही थी। उसकी नजरें एक पल के लिए वहीं ठहर गई। उसे उस पर अचानक प्यार आया, मगर अगले ही पल उसने खुद को रोक लिया। वो उससे इतना बड़ा सच छुपाएगी, संजय को यकीन नहीं हो रहा था।
क्या हुआ, अच्छी नहीं लग रही? पूजा ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। यहाँ आओ मेरे पास। संजय ने उसे पास बुलाया। पूजा थोड़ा झिझकी, फिर धीरे धीरे उसके करीब आ गई। संजय ने उसे आगे बढ़ाकर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ? संजय ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए पूछा। पूजा की आंखों में आंसू थे। वे कुछ पल चुप रही, फिर उसके होंठ हिले। संजय, एक बात पूछूं? पूछो। संजय ने कहा। आप मुझसे प्यार तो करते हैं? पूजा के अंदाज में मासूमियत और अपनापन दोनों झलक रहे थे। संजय ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुराया। क्यों? रात के गुजरे पल के बाद भी ये पूछने की गुंजाइश बनती है, उसने शरारती अंदाज में कहा और उसके होठों पर उंगलियां फेरने लगा। बताओ ना संजय, पूजा ने जिद करते हुए कहा। लगता है तुम्हें एक बार फिर एहसास कराना पड़ेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। संजय ने उसके गाल पर हल्के से बाइट करते हुए कहा। उफ, आप तो बड़े ही जंगली हैं। पूजा ने घबराकर कहा। और प्लीज अब दोबारा नहीं। मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसके शब्दों में एक अजीब सी तसल्ली थी। संजय के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। तुम तो मेरी थोड़ी सी शिद्दत से ही बेहाल हो जाती हो, उसने फुसफुसाया। अगर पूरी तरह जुनून में आ गया तो मुझे सह नहीं पाओगी। पूजा ने अपने हाथ संजय की बाजू पर रखे और धीरे से सर झुकाया। उसके छोटे छोटे हिचकते हुए फुसफुसाते, उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर हल्की लालिमा ने संजय को भीतर तक हिला दिया। संजय ने उसे धीरे धीरे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उसने महसूस किया कि पूजा की सांसें अब उसके साथ तालमेल बिठाने लगी। कमरे की हवा में उनका प्यार, उनकी चाहत, उनकी गर्मी, सब कुछ गूंज रहा था। पूजा के होठ हल्के हल्के हिले और उसने धीरे से कहा। संजय, अब मैं सच में पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ। संजय ने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुराया और फुसफुसाया। ये तो बस मेरी चाहत की झलक थी और तुम हिल गई। अगर मैं अपना सारा जुनून बरसा दूं तो तुम टूटकर मेरी बाहों में बिखर जाओगी। संजय, उसने डरी हुई निगाहों से संजय को देखा। अच्छा बाबा, मजाक कर रहा था, ऐसा मजाक मत किया करी, मेरी नन्ही सी जान डर जाती है। पूजा की आवाज कांप रही थी और उसके छोटे छोटे हाथ अपने आप को सुरक्षा की तलाश में उसकी बाजू में ढूंढ रहे थे। अच्छा बाबा, सॉरी, चलो घर चलते हैं, मम्मा का कई बार फोन आ चुका है, तुम्हारा पूछ रही थी। संजय ने उसे गाड़ी में बिठाया, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। संजय, हम घर की बजाय कहीं और चले, पूजा ने धीरे धीरे कहा। उसके चेहरे पर हल्की डर की परछाइयां थी। उसकी आवाज में हल्की हिचक थी, जैसे दिल की धड़कन उसके शब्दों के पीछे छुप गई हो। क्यों? घर क्यों नहीं जाना? संजय ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। नहीं, बस ऐसे ही, पूजा ने उंगलियों को चटकाते हुए कहा और अपने सर को थोड़ा झुकाया। संजय ने उसकी तरफ एक नजर डाली और फिर सारा ध्यान ड्राइविंग पर लग गया, लेकिन उसके दिमाग में रुचि की बातें नहीं जा रही थी। वहीं घर पर सब ड्राइंग रूम में बैठे थे। मदन जी ने पूजा की तबीयत पूछी। पूजा ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ ठीक हूँ। लेकिन रुचि की तेज निगाहें उसे पर टिकी हुई थी। उसके ड्रेस चेंज और कीमती कपड़े, उसका शर्माते हुए सिर झुकाना, ये सब रुचि के दिल पर बिजली की तरह गिर रहा था। रुचि ने अपने दिमाग में प्लानिंग शुरू कर दी। अब वह मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी और अपने गंदे खेल की योजना बना रही थी। उसकी नफरत से भरी मुस्कान कमरे में फैल रही थी। तुम्हारे हाथ की चाय बहुत पसंद है मुझे, प्लीज बनाकर ले आओ बेटा, मदन जी ने कहा। पूजा जल्दी से उठी और किचन की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह किचन में आई, रुचि ने उसे आड़े हाथों लिया। बहुत शौक है ना तुम्हें संजय की बाहों का हार बनने का, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अब तुम संजय के साथ संबंध रखने पर पछताओगी। पूजा की आंखें आंसू से भर गई। तभी उसकी सास ममता जी धीरे धीरे आई। संजय से कोई बात तो नहीं हुई तुम्हारी? उन्होंने कोसती निगाहों से पूजा को देखा। नहीं, कोई बात नहीं हुई, वह घबराकर बोली। रिश्ता बना लिया संजय से? ममता जी ने सिर से लेकर पांव तक उसे देखा। पूजा ने शर्माकर सिर झुका लिया। उसकी हालत को देखकर ममता जी ने गहरी सांस ली। ठीक है, सब बातें भुलाकर तुम भी संजय के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, उन्होंने मुंह बनाकर कहा और बाहर निकल गई। पूजा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि उसकी सास ने उसे स्वीकार कर लिया था। इस ख्याल ने उसके दिल से भारी बोझ हटा दिया। थैंक यू भगवान जी, लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह चाय बनाते हुए सोच रही थी और फिर धीरे धीरे सबको चाय परोसने लगी। रात के खाने पर रुचि ने मीठे की फरमाइश की। वो भी पूजा के हाथ की रसमलाई खानी चाहती थी। उसने इतनी मोहब्बत और मीठे अंदाज में कहा कि पूजा मना नहीं कर पाई। लेकिन पूजा को ये नहीं पता था कि रुचि उसके लिए गड्ढा खोद रही थी।
अभी वह रसमलाई बनाकर फ्रिज में रख रही थी कि किचन में किसी अजनबी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह पलटी और किसी अजनबी को देखकर रुक गई। कौन है आप? पूजा की कांपती आवाज पर वह मुस्कुराया। तुम्हारा आशिक। इतना कहते हुए उसने पूजा का हाथ पकड़ लिया। पूजा ने शोर मचाने के लिए मुंह खोला, लेकिन उस इंसान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। छुड़ाने छुड़ाने में पूजा का हाथ कांच के जग से जा टकराया और वह नीचे गिर गया, बिखर गया। संजय अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। अचानक चौंक कर वह किचन की ओर भागा, लेकिन रुचि उसके रास्ते में खड़ी हो गई और उसके सीने से जा लगी। संजय, वहां कोई है, मुझे डर लग रहा है, रुचि ने घबराते हुए कहा। रुचि ये सब नाटक करके संजय का थोड़ा टाइम खराब करना चाहती थी ताकि वह जल्दी से किचन में ना जा सके, लेकिन संजय बिना एक मिनट गवाए किचन की ओर दौड़ा। वहां उसने देखा कि वह इंसान पूजा की कमर में हाथ डाले उसे अपनी ओर खींच रहा था और मुंह पर हाथ रखे हुए था। संजय ने तेजी से आगे बढ़कर उस इंसान को खींचा और पीछे हटाया। पूजा राहत की सांस लेते हुए अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। संजय का गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसने अपने पूरी ताकत से उस इंसान को सबक सिखाना शुरू कर दिया। उस वक्त कमरे की हवा में तनाव और डर का मिश्रण था। पूजा की धड़कनें तेज थी, उसका चेहरा लाल हो गया था और आंखों में डर की चमक थी। संजय की नजरें उस इंसान पर टिक गई। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ पूजा की सुरक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि अपने प्यार और वफादारी का भी इम्तिहान दे रहा है। प्लीज मुझे मत मारो, वह इंसान कांपती आवाज में बोला। मैं खुद नहीं आया था, मुझे इस लड़की ने बुलाया था। वह मुंह से खून पोंछते हुए संजय की तरफ देख रहा था। संजय की आंखों में आग भड़क गई, उसकी सांस तेज हो गई और वह दिल की धड़कनें जोर से बजने लगी। बिना चेतावनी के उसने एक और थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। इंसान जमीन पर गिर पड़ा, जख्मों से लथपथ और औंधे मुंह पड़ा। मदन जी ने तेजी से आगे बढ़कर संजय को रोका। बेटा संभालो खुद को, पुलिस आ चुकी है, इसे छोड़ दो, उन्होंने चेतावनी दी। इंसान दर्द से करा रहा था, उसकी हथेलियां और कपड़ों पर खून फैल रहा था। पुलिस का नाम सुनकर रुचि का दिल अचानक सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। संजय की गुस्से भरी नजरें उस पर टिक गई। ममता जी ने तुरंत संजय को रोका। मैं इस इंसान को नहीं छोड़ूंगा, संजय ने गुस्से से कहा, लेकिन ममता जी के सावधान इशारे ने उसे कुछ पल रोक दिया। इतने में नौकरानी ने पुलिस के आने की खबर दी। संजय ने उस इंसान को गर्दन से पकड़कर बाहर खींचा। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लिया। मैं खुद नहीं आया था, मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे तो इस लड़की ने बुलाया था। उस इंसान ने रुचि की तरफ इशारा किया। रुचि डर के मारे कांप उठी, उसका शरीर छोटे छोटे झटकों में डगमगा रहा था। संजय ने गंभीर आंखों से उसकी ओर देखा। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। उसकी गहरी दहाड़ पर रुचि बुरी तरह सहम गई और पीछे हट गई। मेरी बीवी को कुछ भी हो जाता तो यकीन करो तुम्हारी जान खत्म हो जाती। रुचि ने शिकवे भरी नजरों से उसे देखा। संजय ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, इससे पहले मैं कुछ कर जाऊं, यहाँ से चली जाओ और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। मदन जी ने रुचि की ओर इशारा किया। बेटा वह तुम्हारी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है, वरना अभी इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। संजय ने गहरी सांस ली और लब कसते हुए रुचि की ओर देखा। ममता जी ने उसे जाने का इशारा किया और वह वहां से चली गई। अगर संजय ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया होता तो मैं क्या करती, रुचि ने भीतर ही भीतर सोचा। अपनी जान बच जाने पर उसने भगवान का धन्यवाद किया। ममता जी ने उसे ड्राइवर के साथ उसके घर रवाना कर दिया। इसी बीच वह इंसान हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। मुझे माफ कर दें, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मदन जी ने इशारा किया कि पुलिस उसे ले जाए। संजय अब पूरी तरह पूजा के पास आया। उसने उसका हाथ थामा और उसे रूम में ले गया। संजय ने उसे अपनी सुरक्षा और प्यार का एहसास दिलाने की कोशिश की। तुम ठीक हो ना? उसने धीरे से पूछा। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूजा की आवाज कांपती हुई थी, लेकिन वह अब स्थिर लग रही थी। संजय ने महसूस किया कि वह वाकई में ही अब सुरक्षित और सही महसूस कर रही है। ठीक है तो फिर चलो, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उनकी नजरों के बीच रोमांस के कीड़े मचल रहे थे। उन्हें शांत करना अब संजय की जिम्मेदारी थी। संजय ने शरारत से कहा, ये कहते कहते मैं तुम्हें शांत कर दूंगा। पूजा कांपने लगी। नहीं प्लीज संजय, तुमने रात से और सुबह तक मेरी हालत खराब कर दी है, अब नहीं। संजय ने उसे अपनी बाहों में कसकर समेट लिया। जब वह तुम्हें धमकियां दे रही थी तब तुम मुझे बता नहीं सकती थी। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, अब बस सजा, और सजा ये है कि मेरी संगत
और मुझसे प्यार। पूजा अपना चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? संजय ने डरते हुए पूछा। आप मुझे फिर से सजा देंगे? मेरा कसूर नहीं था, सारा कसूर तो रुचि का था। उसी ने मुझे ये सब करने के लिए उकसाया, वरना मैं आपकी मर्दानगी पर कभी चैलेंज नहीं करती। फिर आप मुझे सजा क्यों दे रहे हैं? संजय ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? क्या ये सजा मैं रुचि को दूं? पागल लड़की, मेरी संगत, मेरी ये खूबसूरत नाजुक पल सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरा पागलपन, मेरा जुनून, मेरी शिद्दतें, मेरी जिंदगी, सब कुछ तुम्हारे लिए है। संजय ने पूजा को अपने सीने से कसकर लगाया। लेकिन आपने तो अब तक ये भी नहीं बताया कि आप उसे प्यार करते हैं या नहीं, पूजा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी सुई फिर से वहीं जाकर टूटी। वह अपने लफ्जों में अपनी मोहब्बत का इजहार चाहती थी और संजय उसे उतना ही तड़पा रहा था। पूजा की आंखों में आंसू और दिल में घबराहट के बीच संजय की छाती ने उसे सुरक्षा और प्यार की गर्माहट से भर दिया। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल रही थी। ये पल, ये एहसास उनकी जिंदगी की सबसे हसीन और यादगार याद बन गए। प्यार करने दोगी तभी तो बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, संजय ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्की गंभीरता और प्यार दोनों झलक रहे थे। वह धीरे धीरे लाइट बंद करता हुआ बिस्तर पर आया और पूजा के पास बैठ गया। वैसे आज के संदाज में तुम्हें सेटिस्फाई करूं कि तुम्हें सच में एहसास हो जाए कि संजय तुमसे कितना प्यार करता है। उसने मुस्कुराते हुए उसकी नाक के साथ अपनी नाक रगड़ते हुए कहा। नहीं, मैं समझ गई, आप बहुत प्यार करते हैं मुझसे, पूजा ने शर्माते हुए कहा। उसकी आंखों में हल्की झिझक और दिल में तेज धड़कन थी। संजय ने जोरदार हंसी का ठहाका लगाया और वह झिझकते हुए अपना सर उसके सीने में छुपा गई। पूरे कमरे में गर्माहट और प्यार का एहसास फैल गया। सुबह नाश्ते की टेबल पर सभी लोग खुशी खुशी बैठे थे। हल्की हल्की बातें, हंसी और हल्की फुसफुसाहट का माहौल घर में फैला हुआ था। तभी चौकीदार अंदर आया और बोला, साहब, कोई औरत आपसे मिलना चाहती है। मदन जी ने गंभीरता से पूछा, कौन औरत है? उसे अंदर लेकर आओ। चौकीदार एक औरत को लेकर आया। वह फटे पुराने कपड़े पहने थी और चेहरा थकान और बीमारी से झुलसा हुआ था। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। वह आते ही मदन जी के पैरों में गिर गई और आंसू भरी आवाज में बोली, मेरे बेटे को बचा लीजिए साहब, मेरा उसके सिवा कोई नहीं है। उसने सिर्फ अपनी माँ की दवा के लिए एक छोटा सा गुनाह किया था। मेरा बेटा बुरा नहीं है, वह बहुत अच्छा है। मेरी दवा के लिए उसने उस लड़की की बात मानी थी और आपके घर में घुस आया। कृपया इसे पुलिस से बचा ले। मदन जी ने उसे सहारा देकर उठाया। तभी औरत ने गौर से मदन जी को देखा और जैसे पत्थर सी हो गई। आप वही है ना जो उस दिन रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों से मेरे बच्चे को उठाकर लाए थे? मदन जी, ममता जी और संजय भी स्तंभ रह गए। हाँ, मैं वही हूँ। तुम कौन हो? मदन जी ने पूछा। औरत ने कांपते हुए कहा, साहब, वह मेरा बेटा था। मैंने उसे जानबूझकर सीढ़ियों पर नहीं छोड़ा था। वह मेरी मजबूरी थी। उसे वहां छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरा बेटा भूख से तड़प रहा था। मैं खुद बीमार थी और दूसरे बच्चे को भी जन्म देने वाली थी। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया था क्योंकि वह शराबी और जवारी था। मैंने सोचा कि कोई भला आदमी उसे अपना लेगा और वह आप ही थे। कहाँ है मेरा बेटा? मुझे एक बार दिखा दीजिए। मदन जी ने संजय की ओर इशारा किया। औरत ने संजय को देखा, कांपते कदमों से उसके पास आई और धीरे धीरे उसका चेहरा छूने लगी। अगले ही पल उसने उसे गले लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। संजय की आंखों में भी आंसू भर आए। भले ही उसे अपनी असली माँ का चेहरा याद नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि यही उसकी सगी माँ है। उसके बचपन की यादें, उसकी माँ की ममता, उस बचपन का हर छोटा सा एहसास, सब अचानक उसकी आंखों के सामने जीवंत हो गया। मदन जी और ममता जी की आंखों में भावनाओं की लहर दौड़ गई। ममता जी की आंखों में आंसू झलक आए क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि शायद अब संजय उनसे दूर जाकर अपनी असली माँ के साथ रहेगा। उस औरत ने धीरे से कहा, मैं आपसे संजय को लेने नहीं आई। ये आपका ही बेटा है। बस कभी कभी इसे देखने की इजाजत मिल जाए तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। ममता जी ने उसकी बात सुनी। उसकी आंखों में हल्का प्यार और सुकून झलक रहा था। उन्होंने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ बहन, तुमने मेरी ममता की लाज रख ली। संजय ने उसी दिन राज को जेल से रिहा करवा दिया था और उसे एक अच्छी नौकरी पर लगा दिया था। उसने अपनी माँ का इलाज करवाया और कभी कभी उनसे मिलने भी जाता रहा। लेकिन असल में मदन जी और ममता जी ही उसके माता पिता थे, जिनके पास रहकर उसे हमेशा सुकून और सुरक्षा महसूस होती थी। पूजा ने उन दिनों संजय के प्रति अपनी भावनाओं को और भी गहराई से महसूस किया। उसके हर इशारे, हर मुस्कान और हर हल्की सी चिंता में संजय का प्यार साफ झलक रहा था। एक दिन पूजा धीरे धीरे उसके पास आई।
उसने हल्की मुस्कान के साथ संजय के कंधे पर हाथ रखा और उसके गाल को नरम स्पर्श से चूमा। क्या बात है, आज बड़ा ही प्यार आ रहा है, क्योंकि तुम सबका ख्याल रखते हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। संजय ने उसकी तरफ देखा। उसकी मुस्कान में हल्की नटखट छाया थी और गहराई भी। उसकी आंखों में प्यार और सुरक्षा का संगम नजर आ रहा था। लेकिन अफसोस, तुम मेरे दिल का ख्याल नहीं रखती। पता है, पूरे 2 दिन हो गए तुम मेरे पास नहीं आई। जब भी मैं ऑफिस से आता हूँ सोई हुई मिलती हो, लेकिन आज आज तुम्हें किसी सूरत रिहाई नहीं मिलेगी। पूजा ने उसकी बात सुनी और हल्की झिझक के साथ मुस्कुराई। उसकी आंखों में हल्की शर्म और दिल में धड़कन तेज हो गई। वह महसूस कर रही थी कि संजय अब भी वही प्यारा, शरारती और अपनापन देने वाला आदमी है। संजय ने धीरे धीरे उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी गर्माहट और आसपास का माहौल दोनों ही पूजा के लिए सुरक्षित और सुकून भरे थे। आज तुम्हें सोने नहीं दूंगा, उसने प्यार भरे अंदाज में कहा। पूजा भी उसकी बाहों में आराम से बैठ गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और उसकी सांसें गहरी हो गई। वह महसूस कर रही थी कि संजय की संगत में रहना उसके दिल और दिमाग दोनों के लिए सुकून भरा है। वह धीरे धीरे संजय की बाहों में अपने आप को ढाल रही थी और उसके हर हल्के स्पर्श में पूजा को उसकी ममता और प्यार का एहसास हो रहा था। उसकी धड़कन संजय की धड़कनों के साथ तालमेल बिठाने लगी और वह महसूस करने लगी कि उसका मन, उसका शरीर और उसकी आत्मा सभी उस पल में सुरक्षित और प्यार से भरे हुए हैं। पूजा ने महसूस किया कि वह अब उसकी बाहों में सुकून चाहती थी। उसके छोटे छोटे इशारे, उसके झिझक और हल्की हंसी में वह सब कुछ देख रही थी जो उसने हमेशा चाहा था। संजय ने उसे और नजदीक खींचा, उसकी आंखों में अपनी आंखें डालकर कहा, देखो, तुम्हें कभी किसी चीज का डर नहीं लगेगा। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। तुम मेरी हो और मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। पूजा ने उसकी बातों में अपना दिल ढूंढ लिया। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया और उसकी आंखें प्यार और विश्वास से भर गई। उसके दिल ने संजय की हर बात को महसूस किया और उसकी आत्मा ने उस प्यार को अपने भीतर समेट लिया। वे दोनों वहां बिस्तर पर एक दूसरे की बाहों में गहरे सुकून और प्यार के साथ बैठ गए। बाहों का यह आलिंगन केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि यह उनके दिलों और आत्माओं के बीच का संबंध था, जिसमें हर डर, हर चिंता, हर अकेलापन खत्म हो गया। पूजा ने अपनी आंखें बंद की और उसकी सांसों की धूल में खो गई। उसके दिल ने महसूस किया कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है और संजय की संगत में उसे वह सुकून मिल रहा है जिसकी उसने हमेशा चाहत की थी। संजय ने उसे धीरे से गले लगाया, उसके माथे पर हल्का सा चुंबन रखा और मुस्कुराया। वह जानता था कि इस पल में पूजा की आत्मा और दिल दोनों शांत और पूरी तरह संतुष्ट हैं और इस तरह पूजा भी उसकी बाहों में सुकून चाहती थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें, जिससे हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है रोजाना ऐसी ही रोमांटिक और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।